इससे संबंधित कि निम्नलिखित में से हमारे सौर मंडल का एक बौना ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का एक बौना ग्रह कौन सा है? और उसमें आपके ऑप्शन है यूरोपा, दूसरा है कैलिस्टो, तीसरा है मैकमेक और चौथा है गैनीमीड। इनमें से कौन सा सही आंसर है? आप सभी लोग इसका आंसर दें। निम्नलिखित में से हमारे सौर मंडल का एक बौना ग्रह कौन सा है? वो यूरोपा, कैलिस्टो, मैकमेक या गैनीमीड, इनमें से कौन सा है? आंसर दें आप। जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमीड, यह जो तीनों हैं, आपको जानकारी है कि यह जो तीनों ग्रह हैं ये उपग्रह हैं आपका। जैसे पहला जो है आपका यूरोपा, दूसरा है कैलिस्टो और तीसरा है आपका गैनीमीड। और यह जो तीनों ही हैं यह बृहस्पति ग्रह के उपग्रह हैं। ये के उपग्रह हैं। और इससे संबंधित एक और जो हमारी बात आती है वो आप जानते ही होंगे कि गैनीमीड यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है। तो यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और यह जो तीनों हैं ये बृहस्पति के उपग्रह हैं। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर आता है वो है आपका मैकमेक जो है यह हमारे सौर मंडल का एक बौना ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट एक और हम देखेंगे, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। बृहस्पति के पास 23 अक्टूबर 2023 तक कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? बृहस्पति के पास 23 अक्टूबर 2023 तक कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो इसका आंसर दीजिए आप। सभी लोग आंसर जरूर दें, सभी लोग आंसर दें, आंसर देने से घबराएं नहीं। सभी लोग जुड़ें जल्दी से और सभी आंसर देने का प्रयास करें कि बृहस्पति के पास 23 अक्टूबर 2023 तक कितने प्राकृतिक ग्रह हैं। वो उनकी संख्या आपकी 79 है, 79 है, 76, 82 या 86। इनमें से कौन से हैं? आंसर दीजिए आप। सभी लोग आंसर दें और इसका सही आंसर है आपका जैसे हमने बात की थी कि यह आपका जो है वो जुपिटर, पृथ्वी ग्रह, यह है आपका बृहस्पति है ये। और बृहस्पति ग्रह के देखो ये जो चार हैं वो आपके यहां पर जो हैं यह इसके उपग्रह हैं। जैसे पहला जो है वो है यूरोपा, दूसरा है यह कैलिस्टो और तीसरा है आयो। तीसरा जो उपग्रह है इसका वो है आयो और चौथा उपग्रह है वो है इसका गैनीमीड। तो यह इसके प्रमुख उपग्रह हैं। पहली बात यहां पर जो देखने वाली है कि उपग्रह क्या होते हैं। तो उपग्रह वे खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, या ग्रहों की जो परिक्रमा करने वाले जो आकाशीय या खगोलीय पिंड है वो क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। और इसी तरह सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो ग्रह होते हैं, परिक्रमा करने वाला आकाशीय पिंड है, उनको हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। तो इसका सही आंसर आपका आता है कि इसके जो उपग्रह हैं उन उपग्रहों की संख्या जो है वो है सही 79। और हमारे सौर मंडल में यह दूसरा सबसे अधिक उपग्रह रखने वाला ग्रह माना जाता है। वो कौन सा है? बृहस्पति। पहला जो है वो शनि है जिसके 82 उपग्रह हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए। हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा एवं शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा, यहां आप इस तरीके से नोट करें, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा एवं शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? तो इसमें बताइए आप कि दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा
ये आपका सही आंसर इसमें नहीं लिखा है। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें गड़बड़ है, मैं आपको ठीक कर देता हूं। सौरमंडल का दूसरा सबसे, हाँ ठीक है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा यह कौन सा है? देखिए पहले हम बात करते हैं। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा एवं शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? प्रश्न ये सही है। अब आपका इसका आंसर दें आप कि हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा एवं शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा वो फोबोस, डीमोस, टाइटन या ट्राइटन, इनमें से कौन सा इसका सही आंसर आएगा? हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा और शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा फोबोस, डीमोस, टाइटन या ट्राइटन, तो बताइए जरा। जैसे कि हम यहां पर देखें, शायद मेरे ख्याल से आपको ये दिख रहा होगा, तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे सौरमंडल का जो सबसे बड़ा चंद्रमा जो है वो ज्ञानीमीड है। चंद्रमा का मतलब है उपग्रह, तो हमारा जो सौरमंडल का सबसे बड़ा जो चंद्रमा है वो माना जाता है गैनीमीड। और दूसरा सबसे बड़ा और शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? तो वो है आपका टाइटन। तो यह टाइटन जो है इसका सही आंसर आएगा। इसका सही आंसर है आपका टाइटन। इसका सही आंसर है आपका टाइटन। नेक्स्ट एक और देखिए, एक और प्रश्न की बात करते हैं हम, और वो है निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कर सही कूट बताएं। शुक्र ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। दूसरा, सबसे लंबे सबसे छोटे दिन रात क्रमशः बृहस्पति एवं शुक्र पर होते हैं। और बुध, पृथ्वी एवं शनि पार्थिव ग्रह हैं। अगला है सभी ग्रहों में सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का है। तो इसमें से आप बताइए कि इनमें से कौन से असत्य कथन हैं, और असत्य कथनों के आधार पर आपको ये कूट बताने हैं। जिसमें से पहला है आपका 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 और 1 2 3 4 सभी, उपरोक्त सभी भी लिख सकते हैं आप। तो निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए कि कौन कौन से इसमें से गलत हैं, और उसके आधार पर फिर आंसर बताइए। तो देखिए मैं इससे संबंधित कुछ बातें बताना चाहूंगा आपको। पहली बात कि शुक्र ग्रह को लाल ग्रह नहीं कहा जाता है। आपको पता है लाल ग्रह किसको कहा जाता है? लाल ग्रह वो कहा जाता है मंगल को। मंगल को, और मंगल को क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? लाल ग्रह। इसका मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से एक जो सही निकला आपका वो ये, सबसे लंबे एवं सबसे छोटे दिन रात क्रमशः बृहस्पति एवं शुक्र पर होते हैं। तो आपको पता है कि सबसे लंबे जो दिन रात हैं वो किस पर होते हैं? शुक्र पर होते हैं। सबसे लंबे दिन रात, लंबे दिन रात किस पर होते हैं? तो वो शुक्र पर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसका जो घूर्णन या परिभ्रमण काल है, घूर्णन काल वो कितना है? 243 दिन। और सबसे छोटे जो दिन रात हैं वो किस पर होते हैं? वो बृहस्पति पर होते हैं, क्योंकि इसका जो घूर्णन काल है वो कितना है? घूर्णन काल वो है 9 घंटे 56 मिनट, लगभग आप 10 घंटे मान सकते हैं। सो सबसे छोटे जो होते हैं वो किस पर होते हैं? बृहस्पति पर, और सबसे बड़े होते हैं वो शुक्र पर। इसका मतलब ये भी गलत है। अगला है बुध, पृथ्वी एवं शनि पार्थिव ग्रह हैं। बुध, पृथ्वी एवं शनि पार्थिव ग्रह हैं। तो क्या शनि पार्थिव ग्रह है? शनि नहीं है। बुध और पृथ्वी पार्थिव ग्रह हैं, लेकिन शनि कैसा है? शनि जो है वो आपका जोवियन ग्रह है। तो इसका मतलब यह भी गलत है। सभी ग्रहों में सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का है, यह बिल्कुल सही है। और पृथ्वी का जो घनत्व होता है वो 5.51 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो सही आंसर कौन सा आना चाहिए? असत्य कथन का चयन कर सही कूट बताएं। तो इसका सही जो आंसर आपका आ जाता है वो है 1 2 3 ए।
मतलब ये तीनों ही जो है वो गलत हैं। नीचे वाला जो है वो सही है कि सभी ग्रहों में सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का है। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसे शूटिंग स्टार या शूटिंग तारे के रूप में जाना जाता है? वो ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड। यहां पर लिख सकते हैं आप उल्का पिंड, उल्का पिंड। तो इनमें से शूटिंग स्टार या शूटिंग तारे के रूप में किसे जाना जाता है? वह आपका ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड या कोई नहीं। इनमें से किसे जाना जाता है शूटिंग स्टार के रूप में? देखिए, शूटिंग स्टार्स इस तरीके से होते हैं इस तरीके से जो हैं वो आपके शूटिंग स्टार्स हैं ये। तो हम शूटिंग स्टार्स किसको कहते हैं? और उसमें आपको देखना है 4 हैं आपके, वो है ग्रह, धूमकेतु या उल्का पिंड या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर। तो इसका सही जो आंसर आएगा आपका वो कौन सा आता है? वो आता है आपका उल्का पिंड। इसका सही आंसर है वो है उल्का पिंड। इन्हीं को हम शूटिंग स्टार्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए, और वो आता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है? मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी, बृहस्पति, अरुण या कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सांझ का तारा और भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? कौन सा बताइए? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है? वो है आपका पृथ्वी, बृहस्पति, अरुण या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कौन सा आना चाहिए? तो बताइए आप कि भोर का तारा और सांझ का तारा किसे कहा जाता है? देखिए, आपको पता है कि हमारे यहां पर सौर मंडल में शुक्र एवं अरुण ये 2 ग्रह हैं जो कैसे घूमते हैं? ये दक्षिणावर्त परिक्रमण करते हैं। दक्षिणावर्त परिक्रमण करते हैं। और दक्षिणावर्त परिक्रमण करते हैं, इसका मतलब है कि यह इनका जो परिक्रमण होता है, सभी ग्रह, इन 2 को छोड़कर के जितने भी ग्रह हैं सभी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। लेकिन यह जो ग्रह हैं वो पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। अर्थात इनका जो सूर्यास्त होता है वह पूरब में होता है और सूर्योदय होता है वो पश्चिम में होता है। इसलिए इसका सही जो आंसर आएगा यहां से वो आएगा अरुण। अरुण जो है, शुक्र और अरुण 2 ग्रह हैं जिनको भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। और इसका कारण क्या है कि इनका जो परिक्रमण है वो विपरीत दिशा में। कैसा है? वह जो परिक्रमण है वो क्लॉकवाइज है, जबकि अन्य जितने भी ग्रह हैं उनका जो परिक्रमण है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका अरुण। शुक्र भी है और अरुण भी है, दोनों ही है यहाँ पर सही आंसर। और इसका कारण क्या है कि इनका परिक्रमण, कि किस तरीके से परिक्रमण करते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए। तारों के निर्माण को शुरू करने के लिए कौन सी 2 गैसें योगदान करती हैं? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हीलियम या इनमें से कोई नहीं। तारों का निर्माण शुरू करने के लिए कौन सी 2 गैसें योगदान करती हैं? तो आप इसका आंसर दीजिए। तारों के निर्माण को शुरू करने में कौन सी 2 गैसें महत्वपूर्ण होती हैं? वो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हीलियम या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप दीजिएगा। 7 का आंसर दे रहे हैं सी, हाइड्रोजन और हीलियम। दोबारा से सोच करके आंसर दीजिए। मैंने उस समय आपको जब सौर मंडल पढ़ाया था उस समय मैंने आपको बताया भी था कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। आप जो सी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। हमने बात की थी
कि हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हैं, पहली चीज हाइड्रोजन यदि संलयन की क्रिया करती है तो किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। आपको पता है कि इनका जो संलयन फ्यूजन है वो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के नहीं हो सकता। दूसरा क्या है कि हीलियम जो है तारों के निर्माण में सहयोग नहीं करती। कौन करती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के संलयन से हीलियम बनती है, इसलिए यहां पर सही जो आंसर होगा वो होगा आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका सही आंसर है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, समझ में आया हुआ मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, शनि के छल्लों की खोज से कौन जुड़ा है? न्यूटन, गैलीलियो, एडविन हबल या कोपरनिकस? शनि के जो छल्ले हैं वलय, देखिए यहां पर इस तरीके से देखिए, इस इमेज को आप देख सकते हो। यह शनि के क्या हैं? ये वलय या रिंग्स या छल्ले कह सकते हो आप इनको कह सकते हो वलय, या इन्हीं को आप रिंग्स भी कह सकते हो, रिंग्स, या इन्हीं को आप छल्ले भी कह सकते हो। शनि के चारों ओर रिंग्स या छल्ले पाए जाते हैं और इनकी जो खोज की थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आप आंसर दीजिए कि शनि के चारों ओर, और आपको पता होगा कि शनि जो है ये इसका शनि का जो घनत्व है, घनत्व सबसे कम होता है, इसका घनत्व सबसे कम। सभी ग्रहों में सबसे घनत्व जो कम है वो किसका है? वो शनि का है, और वह है 0.79 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और इसी कारण से एक प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि इसका जो घनत्व है वो सबसे कम होता है, इसलिए इस संबंध में एक प्रश्न बनता है, और वह है कि शनि को फुटबॉल की तरह पानी में यदि डुबो दिया जाए तो वह डूबता नहीं है। तो नेक्स्ट अब, और इसका जो कारण है वो क्या है? वो है इसका घनत्व। तो लिख सकते हैं शनि को फुटबॉल, शनि फुटबॉल की तरह, ऐसे लिख सकते हो, शनि फुटबॉल की तरह, शनि फुटबॉल के समान, फुटबॉल के समान पानी में डुबोया नहीं जा सकता, डुबोया नहीं जा सकता, क्योंकि इसका घनत्व सबसे कम होता है। सभी ग्रहों में सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है वो है शनि, और सबसे ज्यादा घनत्व वाला जो ग्रह है वो है आपका पृथ्वी, जिसका कितना घनत्व होता है? तो वह होता है आपका 5.51 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और शनि के छल्लों की खोज से जो संबंधित सही आंसर है वो बनता है आपका, वह सही आंसर है गैलीलियो। गैलीलियो के द्वारा शनि के छल्लों की खोज की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखेंगे। इस ज्यादातर लोगों का ठीक है, ये 8वें का आंसर आपका। नेक्स्ट देखिए, किस ग्रह का आकार, द्रव्यमान और घनत्व पृथ्वी के बहुत निकट है? किस इनमें से कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका आकार, द्रव्यमान और घनत्व पृथ्वी के बहुत निकट है? तो देखिए, आपको पता है जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि नेपच्यून का मतलब है वरुण, नेपच्यून का मतलब होता है वरुण। और वरुण के बारे में आप जानते ही हैं कि यह वरुण को क्या कहा जाता है? तो वरुण हमारे वायुमंडल का शीतल ग्रह है। ये इसे क्या कहा जाता है? शीतल या ठंडा ग्रह है, ठंडा ग्रह के नाम से जाना जाता है। और जॉन लोबे के द्वारा इसकी खोज की गई थी। मंगल ग्रह के बारे में आप जानते हैं कि मंगल पर कम घनत्व वाला वायुमंडल पाया जाता है। यहां पर पहली बात, यहां पर कम घनत्व वाला वायुमंडल पाया जाता है, और इसी को लाल ग्रह भी कहा जाता है मंगल को। और दूसरी बात है कि मंगल और पृथ्वी, यहीं पर और भी देख सकते हैं कि मंगल एवं पृथ्वी का घूर्णन काल का परिभ्रमण काल भी लिख सकते हो, परिभ्रमण
परिभ्रमण काल कैसा होता है? समान है। अर्थात जैसे पृथ्वी अपनी अक्ष पर 24 घंटे में घूमती है, इसी प्रकार मंगल भी अपनी अक्ष पर 24 घंटे में घूमता है। इसलिए यहां पर जीवन की संभावना मानी जा रही है कि यहां जीवन की संभावना हो सकती है। बृहस्पति आपको पता ही है कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो माना जाता है वो कौन सा है? बृहस्पति। यह सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। और क्या है? जोवियन ग्रह की श्रेणी में आता है। ये जोवियन ग्रह की श्रेणी में आता है बृहस्पति। सबसे ज्यादा दूसरा सबसे अधिक उपग्रह वाला भी ग्रह माना जाता है, जिसकी संख्या है 79। और इसका सही जो आंसर है वो है आपका शुक्र। इसका सही आंसर है शुक्र, कि शुक्र जो है वो पृथ्वी के आकार, द्रव्यमान और घनत्व इसके सबसे निकट है। दूसरा इससे संबंधित बात है कि शुक्र पर सबसे लंबे दिन और सबसे लंबी रातें होती हैं, क्योंकि इसका जो घूर्णन काल है वो 243 दिन है। जैसे हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूमती है, उसी तरीके से शुक्र अपने अक्ष पर 243 दिन में घूमता है। और मंगल और शुक्र में से सबसे निकट पृथ्वी के कौन सा है? तो वह भी शुक्र है। और इसके वायुमंडल में सर्वाधिक, इसके वायुमंडल में क्या पाई जाती है? CO2 की अधिकता होती है, CO2 की अधिकता। ठीक है। और आकार, द्रव्यमान और घनत्व में यह पृथ्वी के समान होता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक आकाशगंगा है? वो है साइरस, ओरियन, प्रोक्सिमा सेंचुरी और एंड्रोमीडा। इनमें से कौन सी एक आकाशगंगा या गैलेक्सी है? वो साइरस है, ओरियन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है या एंड्रोमीडा है? इनमें से कौन सी एक आकाशगंगा है? हमने जैसे पहले भी कई बार आपसे बात की है और इसके बारे में, जैसे कि यह आप देख सकते हैं, यह जो आकाशगंगा है वह कौन सी आकाशगंगा है? तो यह देखिए आपकी एंड्रोमीडा एंड्रोमीडा गैलेक्सी है। ये गैलेक्सी या एंड्रोमीडा आकाशगंगा इसे कह सकते। ठीक है। तो इसका सही जो आंसर आता है वो आपका कौन सा आता है? एंड्रोमीडा। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो सही आंसर है वो है एंड्रोमीडा। लेकिन इससे संबंधित हम और भी कुछ बातें करें, जैसे कि यदि आप देखें कि साइरस क्या है? साइरस तो यह हमारी आकाशगंगा कौन सी है? मिल्की वे आकाशगंगा, मंदाकिनी या मिल्की वे या दुग्ध मेखला कह सकते हो। मंदाकिनी का सबसे चमकीला तारा है, सबसे चमकीला तारा है ये। दूसरी इससे संबंधित एक और बात आती है आपकी, और वो क्या है देखिए, तो वह आती है कि ओरियन क्या है? ओरियन नेबुला क्या है? तो यह हमारे ओरियन नेबुला जो है ये सबसे मंदाकिनी का सबसे चमकीला भाग है, सबसे चमकीला भाग है। और प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है यह हमारे सबसे नजदीक तारा, सबसे नजदीक तारा किसके? मंदाकिनी के सबसे नजदीक का जो तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो इस तरीके से इसका सही आंसर है आपका डी। नेक्स्ट एक और देख सकते हैं, यह देखो इस तरीके से ये एंड्रोमीडा गैलेक्सी है। ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन, ये हमारी मिल्की वे देखो गैलेक्सी है, ये मिल्की वे गैलेक्सी है। इस तरीके से जिस तरीके से एंड्रोमीडा है उसी तरीके से हमारी यह भी इसी तरीके से मिल्की वे जो है वो कैसी है? एलिप्टिकल गैलेक्सी है। ये तस्तरीनुमा या एलिप्टिकल गैलेक्सी है मिल्की वे। इस तरीके से यह हमारा सूर्य है। सूर्य सोलर सिस्टम का जनक या फादर ऑफ सोलर सिस्टम कहा जाता है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, यह इसका सेंटर है, बाकी चारों ओर एक तस्तरीनुमा या एलिप्टिकल इसका आकार शेप में है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख सकते हैं, और वो कौन सा है देखिए, वो है आपका शुक्र ग्रह के सौर मंडल का सबसे गर्म होने का क्या कारण है? शुक्र ग्रह के सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह
होने का कारण है, शुक्र हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है और इसका जो कारण है वो क्या है कि इसके वायुमंडल में हरित ग्रह गैसों की उपस्थिति होती है, इसका उच्च घूर्णन गति है, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है, या इनमें से कोई नहीं। शुक्र ग्रह के सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह होने का क्या कारण है कि या तो इसके वायुमंडल में हरित ग्रह गैसों की उपस्थिति है, या इसकी उच्च घूर्णन गति है, या शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका आ जाता है कि इसके वायुमंडल में हरित ग्रह गैसों की, अर्थात इसके वायुमंडल में 90 से लेकर के 95% तक CO2 की उपस्थिति होती है, CO2 की उपस्थिति। और यहां पर इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बादल छाए रहते हैं और इसकी वजह से आपको पता ही है, हमने पहले भी बात की थी कि जिस तरीके से, जैसे कि मान के चलो शायद इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि यह जो है आपका ये शुक्र ग्रह है, शुक्र, और यह जो है वो इसका वायुमंडल है, यह वायुमंडल, और इस वायुमंडल में जो अधिकता होती है वो है CO2 की अधिकता, CO2 की अधिकता। और CO2 की अधिकता होने की वजह से यहाँ क्या होता है कि यहाँ से ऊपर से जो सौर विकिरण आती हैं, सौर विकिरण, और सौर विकिरण आपको पता ही है कि हमेशा ये लघु तरंगों के रूप में आता है या विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आता है, और जब यह आता है तो इसका वायुमंडल इन तरंगों के लिए कैसा होता है, यह वायुमंडल पारगम्य होता है, पारगम्य। लेकिन जब यहां से पार्थिव विकिरण के रूप में किरणें बाहर निकलती हैं, जब यहां से इससे जो किरणें हैं वो पार्थिव विकिरण के रूप में बाहर निकलती हैं, और यह जो है पार्थिव विकिरण, पार्थिव विकिरण, और यह जब निकलती हैं तो इनके लिए जो वायुमंडल है वो क्या हो जाता है, अपारगम्य। और अपारगम्य क्यों होता है, क्योंकि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, जिससे इसे सर्वाधिक गर्म ग्रह माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किन ग्रहों के मध्य क्षुद्र ग्रहों की पेटी पाई जाती है? बृहस्पति और शनि, बृहस्पति और शनि, बृहस्पति और वरुण, मंगल और बृहस्पति, और चौथा है शनि और मंगल। इनमें से किन ग्रहों के मध्य क्षुद्र ग्रहों की पेटी पाई जाती है? अर्थात असंख्य तारों का जो झुंड होता है वही जो है वो एक पेटी है, क्षुद्र ग्रहों की पेटी, जिसमें हमने पहले भी बात की थी आपसे। देखिए, यह जो है इस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम है या सौर मंडल है, सौर तंत्र है। यह जो ग्रह है वो आपको पता है कि कौन सा है, यह बुध है, यह है बुध, यह है आपका शुक्र, शुक्र, यह है आपकी पृथ्वी, पृथ्वी, और यह है आपका बृहस्पति, बृहस्पति, यह है आपका शनि, शनि, यह है आपका अरुण, अरुण, और यह है आपका वरुण। तो इस तरीके से ये सभी हमारे सौर मंडल के ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। अब यहीं पर देखिए एक पेटी पाई जाती है यहीं पर, और वह जो पेटी है देखिए, और यह जो है आपका कौन सा है, यह मंगल है, मंगल। मंगल और बृहस्पति के मध्य में यहां पर एक असंख्य तारों का झुंड होता है, ये असंख्य तारों का झुंड है, ये इस तरीके से, ये असंख्य तारों का झुंड है, और इसे ही क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है क्षुद्र ग्रह की पेटी, क्षुद्र ग्रह की पेटी कहा जाता है। और यही जो क्षुद्र ग्रह की पेटी है, यह इन ग्रहों को दो भागों में विभाजित करती है। वो कैसे करती है, तो यह जो चार ग्रह हैं, क्योंकि इस क्षुद्र ग्रह की पेटी यहां पाई जाती है, तो यह जो चार ग्रह हैं, सॉरी इसको थोड़ा सा ऐसे बनाइए, इस पेटी को आप इस तरीके से बनाइए, तो यहां पर इस तरीके से एक क्षुद्र ग्रह की पेटी, ये क्या है, ये असंख्य तारों का झुंड है, असंख्य तारों का झुंड,
और इसीलिए आपको पता है कि ये इधर वाले जो ग्रह हैं इनको क्या कहा जाता है, इन चारों ग्रहों को, बुध, शुक्र, अर्थ और मंगल, इनको कहा जाता है पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह या चट्टानी ग्रह भी इनको कहा जाता है। और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये जो ग्रह हैं, क्योंकि सूर्य से इनकी अधिक दूरी है, इस वजह से इनको बाहरी ग्रह कहा जाता है या इन्हीं को जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। जोवियन ग्रह क्योंकि ये गैसों के बने होते हैं। तो यह किसके मध्य पाई जाती है, यह आपकी मंगल और बृहस्पति, इन दोनों के मध्य जो क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है। तो इसका सही आंसर आप लोगों ने दिया वो है 12 का सी आंसर, मंगल और बृहस्पति के मध्य, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारा सौर मंडल या सोलर सिस्टम है। नेक्स्ट एक और देखें, सौर मंडल का जनक किसे कहा जाता है, वो एकाकी परमाणु, नेबुला, सूर्य या आकाशगंगा। सौर मंडल का इनमें से जनक किसे माना जाता है, एकाकी परमाणु को माना जाता है, नेबुला को माना जाता है, सूर्य या आकाशगंगा। हमारे सौर मंडल का नेबुला या इसे ही आप निहारिका भी कह सकते हैं, नेबुला या निहारिका, सौर मंडल का जनक किसे माना जाता है, इसे आप बताइए, नेबुला या निहारिका। और आपको पता भी होगा कि सूर्य की उत्पत्ति के संबंध में एक परिकल्पना भी आई थी, वो उसे हम कहते हैं निहारिका परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना। तो नेबुला या निहारिका जो है वो हमारे सौर मंडल का जनक कहा जाता है। यदि देखो नेबुला शब्द आता है और सूर्य भी शब्द सही आता है तो आपको नेबुला या निहारिका पर आंसर लगाना है, और यदि नेबुला या निहारिका नहीं आता है, केवल सूर्य आता है, तो आपको सूर्य पर लगाना है, क्योंकि सूर्य का जो उत्पत्ति हुई वो किससे हुई, वो नेबुला या निहारिका से हुई। इस तरीके से यह इस तरीके से नेबुला या निहारिका के द्वारा सूर्य की उत्पत्ति में योगदान दिया गया। तो सूर्य देखो है हमारे सौर मंडल का जनक कौन है, सूर्य है, लेकिन सूर्य का भी जनक कौन है, वो है नेबुला या निहारिका। तो सौर मंडल का जो जनक माना जाएगा वो किसको, नेबुला या निहारिका को माना जाएगा। ये इस तरीके से आपका नेबुला या निहारिका है। तो आप इसको देख सकते हैं कि इसका जो सही आंसर है वो है आपका नेबुला या निहारिका। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जोवियन ग्रह का सही युग्म है, जोवियन ग्रह का सही युग्म है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, बुध और वरुण। निम्नलिखित में से जोवियन ग्रह का सही युग्म कौन सा है, वो शुक्र पृथ्वी है, मंगल बृहस्पति है, शनि अरुण है, बुध और वरुण है। इनमें से कौन सा सही आंसर होना चाहिए। तो देखिए यह जो है हमारा, हमने अभी बात की थी कि यहां पर आपके मंगल और बृहस्पति के मध्य में जो यह पेटी पाई जा रही है वो क्या है, ये क्षुद्र ग्रह की पेटी है, क्षुद्र ग्रह की पेटी है, ये क्षुद्र ग्रह की आपकी पेटी है। तो जैसे कि यह जो ग्रह हैं आपके, जैसे यह जो ग्रह है वो है आपका बुध, बुध, यह जो है वो है शुक्र, और यह है पृथ्वी, पृथ्वी, और यह है आपका मंगल, मंगल, और इधर आपका ये है बृहस्पति, बृहस्पति, ये है आपका शनि, ये है आपका अरुण, और यह है आपका वरुण। तो ध्यान रखिएगा कि यह जो चारों ग्रह हैं, इस पेटी से लेकर के इधर के ये जो चारों ग्रह हैं, ये कहे जाते हैं आंतरिक, आंतरिक, या इन्हीं को कह सकते हो आप पार्थिव, पार्थिव, या इन्हीं को कह सकते हो चट्टानी, या इन्हीं को टेरेस्ट्रियल भी कह सकते हो ग्रह। और यह जो ग्रह हैं आपके चारों, इन ग्रहों को जो कहा जाता है वो है आपके जोवियन, जोवियन या बाहरी ग्रह, बाहरी ग्रह। तो इस तरीके से चार आपके आंतरिक या चट्टानी या पार्थिव ग्रह हैं, और चार आपके कैसे हैं, वो है आपके बाहरी या जोवियन ग्रह। तो इसका सही जो आंसर आपका यहां से आ जाता है वो है शनि और अरुण, क्योंकि आपको पता है मंगल कैसा है, मंगल आपका पार्थिव ग्रह है, शुक्र पृथ्वी कैसे हैं, पार्थिव ग्रह हैं, और यहां पर भी बुध कैसा है, ये भी पार्थिव ग्रह है। तो इसका सही जो युग्म है वो है आपका शनि और अरुण, ये दोनों ही जोवियन ग्रह का सही युग्म है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख सकते हैं।
और वो है आपका सूर्य का वह भाग जो हमें दृष्टिगोचर होता है, वो क्या है? कोरोना, क्रोड, फोटोस्फीयर या क्रोमोस्फीयर। सूर्य का वह कौन सा भाग है जो हमें दिखाई देता है? वो कोरोना है, क्रोड है, फोटोस्फीयर है या क्रोमोस्फीयर है? कौन सा भाग हमें दिखाई देता है? तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए, यह हमारा सूर्य है। सूर्य का यह जो भाग है, यह जो भाग है वो क्या कहलाता है? यह जो भाग है ये कोर कहलाता है। यह जो भाग है वो कौन सा है? यह है आपका कोर, कोर या क्रोड कह सकते हो, कोर या क्रोड है यह वाला भाग। उसके बाद इसका जो यह भाग है, इसका यह भाग क्या कहलाता है? देखिए, यह जो इसके बाद यह इसके जस्ट इससे लगा हुआ जो है वो विकिरण क्षेत्र होता है। यह है विकिरण क्षेत्र, विकिरण क्षेत्र, विकिरण, ये विकिरण क्षेत्र होता है। और इससे जस्ट लगा हुआ जो हिस्सा है वह होता है हमारा संवहनी क्षेत्र। यह जो हिस्सा है वो है संवहनी क्षेत्र, संवहनी क्षेत्र। और इससे जो लगा हुआ भाग है, देखिए यह वाला जो भाग है यह कहलाता है आपका प्रकाश मंडल। यह जो भाग है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा प्रकाश, प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कह सकते हो। और इसके जो बाहरी भाग है यह कहलाता है क्रोमोस्फीयर या वर्णमंडल, वर्णमंडल। और इसका सबसे जो बाहरी भाग है यह होता है कोरोना, कोरोना या इसी को कह सकते हो आप किरीट। तो इस तरीके से इसके भागों में विभक्त होता है। सबसे आंतरिक भाग इसका क्रोड या कोर कहलाता है। दूसरा जो भाग है इसका वह कहलाता है आपका विकिरण क्षेत्र। तीसरा जो है वो संवहनी क्षेत्र। उसके बाद जो है वो प्रकाश मंडल होता है और उसके बाद वर्णमंडल, और सबसे बाहरी जो होता है वो कोरोना या क्रीट होता है। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि इसका सबसे जो आंतरिक भाग है वो कौन सा होता है? कोर या क्रोड। इसके बाद इसके ऊपर जो है वो होता है आपका विकिरण क्षेत्र या रेडियोधर्मी क्षेत्र भी कहते हैं इसे, विकिरण क्षेत्र या रेडियोधर्मी क्षेत्र। इसके जो ऊपर होता है वो है आपका संवहनी क्षेत्र, संवहनी क्षेत्र। इसके ऊपर जो होता है वो होता है प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल। और इस फोटोस्फीयर भी कह सकते हैं। इसके ऊपर होता है वर्णमंडल, वर्णमंडल। और सबसे जो बाहरी भाग है वो है कोरोना या किरीट। तो आप लोगों ने जो आंसर दिया है वो क्या दिया है देखिए। और इससे संबंधित एक बात और बताना चाहूंगा मैं कि जैसे फोटोस्फीयर जो है इसका जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस, ऐसे एग्जैक्ट जो है वो 5800 डिग्री माना जाता है, लेकिन 6000 डिग्री भी कहा जाता है। दूसरा, क्रोड का जो तापमान है वो 1.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। और इसका जो भाग हमें दिखाई देता है वो कौन सा है? फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल। हमें जो दिखाई देता है सूर्य का भाग वह है फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए। सूर्य का वह भाग जो पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटना के दौरान हमें दृष्टिगोचर होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटना, तो पहली बात तो देखिए कि सूर्य ग्रहण की घटना कौन सा भाग दृष्टिगोचर होता है? वो है विकिरण क्षेत्र, किरीट, संवहनी क्षेत्र या संक्रमण क्षेत्र। इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो हमें पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटना के दौरान हमें दृष्टिगोचर होता है? वो विकिरण क्षेत्र है, रेडिएशन जोन, या कोरोना या किरीट है, संवहनी क्षेत्र है या संक्रमण ट्रांजिशन जोन है। हमें इनमें से क्या दिखाई देता है? 16 का आप सी आंसर आप इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए, यह जो है हमारा, जैसे कि यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य में ये क्या है आपका? यह जो है वो सूर्य है। यह जो है वो क्या है? ये है सूर्य, ये है चंद्रमा, चंद्रमा, और यह है पृथ्वी, पृथ्वी। जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य में चंद्रमा आ जाता है तो हमें सूर्य दिखाई नहीं देता है।
तो हमें सूर्य दिखाई नहीं देता है इनके मध्य में। और यह जो घटना ध्यान रखिएगा कि सूर्य ग्रहण की जो घटना है वो सदैव अमावस्या के दिन होती है। अमावस्या मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो प्रत्येक अमावस्या को हो, लेकिन जब भी सूर्य ग्रहण की घटना होगी वो कब होगी, वो अमावस्या के दिन ही दिखाई देगी होगी। तो इस दौरान हमें, क्योंकि सूर्य दिखाई नहीं देता है, सूर्य के सिर्फ बाहरी भाग जो कोरोना या क्रीट है वो हमें दिखाई देता है इस तरीके से। देखिए हमें जो दिखाई देता है वो ये वाला इस तरीके से सूर्य दिखाई देता है, और ये जो है वो कौन सा भाग है इसका, कोरोना या क्रीट। तो जब पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटना होती है तो सूर्य हमें इस प्रकार से दिखाई देता है। तो इसलिए इसे जो कहा जाता है आपका, क्या कहा जाता है, कोरोना या क्रीट। तो इसका सही आंसर आपका आ जाता है। और इसी तरीके से हम यहां पर और थोड़ी सी बात करना चाहें, देखिए यह घटना जो हुई वो सूर्य ग्रहण की। इसी तरीके से जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में यदि पृथ्वी आ जाती है तो यह घटना जो होती है वो क्या होती है, चंद्र ग्रहण। तो यह सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण सदैव जो होता है वो कब होता है, पूर्णिमा को होता है। ये जरूरी नहीं है कि हर पूर्णिमा को हो, लेकिन जब भी होगा तो पूर्णिमा को ही होगा। तो इसका सही आंसर जो आता है आपका कौन सा है, देखिए वो है कोरोना या क्रीट। हमें जो दिखाई देता है वो कोरोना या क्रीट दिखाई देता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से आकार के आधार पर ग्रहों का सही अवरोही क्रम क्या है। आकार के आधार पर ग्रहों का अवरोही क्रम सही कौन सा है इनमें से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति। इनमें से कौन सा सही आंसर होना चाहिए आपके अनुसार कि आकार के आधार पर ग्रहों का सभी अवरोही क्रम कौन सा है। अवरोही क्रम, घटते हुए क्रम में कौन सा सही होना चाहिए। तो देखिए जैसे कि इनका सही, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि हमारा सबसे बड़े जो ग्रह हैं वो कौन से हैं, वो जोवियन ग्रह हैं। जोवियन ग्रहों को सबसे बड़े ग्रह माना जाता है, जैसे क्योंकि वो किसके बने होते हैं, सूर्य से अधिक दूरी होने के कारण वह गैसीय अवस्था में होते हैं, और गैसें जो होती हैं उनका आकार जो है वो बड़ा होता है। इसलिए इसका सही आंसर है, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि सबसे पहला जो है आपका वो कौन सा आता है, जुपिटर। जुपिटर से छोटा आता है आपका शनि, शनि से छोटा आता है यूरेनस, उससे छोटा आता है नेपच्यून, उससे छोटी जो आती है वो पृथ्वी, और इससे जो छोटा ग्रह है वो है आपका मंगल, और इससे भी जो छोटा है वो ग्रह आपका पृथ्वी के बाद जो है वो आपका शुक्र है, वो है आपका पृथ्वी से जो छोटा है वो है वीनस, वीनस से जो छोटा है वो है मार्स, और मार्स से जो छोटा है वो है मरकरी। तो इसका सही जो आंसर आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए, तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसका सही आंसर है आपका बी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखेंगे, और वह क्वेश्चन कौन सा है, देखिए नेक्स्ट देखिए आप कि निम्नलिखित में से सही युग्म की पहचान करें जिसका कोई उपग्रह नहीं है, जिनका कोई उपग्रह नहीं है, बृहस्पति, शनि, पृथ्वी और मंगल, बुध और शुक्र, अरुण और वरुण। इनमें से कौन सा ऐसा सही युग्म है जिसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से सही युग्म की पहचान करें। तो आपको पता ही है कि हम बृहस्पति के उपग्रहों की बात करते हैं तो वो 79 उपग्रह हैं इसके, और जिसमें से हमने कुछ महत्वपूर्ण बात भी की थी, जैसे गैनीमीड, कैलिस्टो, यूरोपा, आयो, ये इसके सही। दूसरा शनि के टाइटन और फोबे जो है वो किसके हैं, शनि के उपग्रह हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आपको पता ही है चंद्रमा।
मंगल के फोबोस और डीमोस दो उपग्रह हैं, अरुण के और वरुण के भी दोनों अपने उपग्रह हैं, केवल बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। तो इसका सही आंसर आता है आपका बुध एवं शुक्र। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से दक्षिणावर्त परिक्रमा करने वाले ग्रहों का सही युग्म बताइए। पृथ्वी, मंगल, बुध, वरुण, शुक्र, अरुण, बृहस्पति और शनि। तो इसके बारे में आप बताइए जरा। जैसे कि यह आप यहां देखना चाहें तो दोबारा देख सकते हैं। निम्नलिखित में से दक्षिणावर्त परिक्रमण करने वाले ग्रहों का सही युग्म है पृथ्वी, मंगल, बुध, वरुण, शुक्र, अरुण, बृहस्पति या शनि। तो इसको देखिए जरा कि जैसे हमारे यह ग्रह हैं, यह सूर्य के चारों ओर क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमण करते हैं। तो देखिए एक जो है ग्रह आपका वो है, एक जो ग्रह है जैसे कि एक तो यह शुक्र है और दूसरा एक जो है वो है अरुण, यूरेनस, यह यूरेनस। देखिए जितने भी ग्रह हैं वो सभी ग्रह किस तरीके से परिक्रमण करते हैं। तो इन ग्रहों का जो परिक्रमण है, मतलब इन दो ग्रहों को छोड़ दिया जाए, यूरेनस और दूसरा है आपका शुक्र, वीनस, इन दो ग्रहों को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी के सभी जो ग्रह हैं वो कैसे परिक्रमा करते हैं। वो परिक्रमा जो करते हैं, जैसे मान के चलो मार्स ले लो, तो यह जो परिक्रमा करते हैं वो इस तरीके से, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। और इस परिक्रमण को क्या कहा जाता है, वामावर्त, इसे कहा जाता है वामावर्त। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। लेकिन यदि हम इसकी बात करें वीनस की और दूसरा आपका यूरेनस, तो यह जो परिक्रमा करते हैं वो कैसे, यह जो परिक्रमा करते हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर, यह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, अर्थात इनका जो परिक्रमण है वो कैसा है, क्लॉकवाइज। इसलिए इसे कहा जाता है दक्षिणावर्त। मतलब ये दक्षिणावर्त परिक्रमण करते हैं और ये जो है वो क्या करते हैं, वामावर्त। तो इसका सही जो आंसर आपका हो जाता है वह है शुक्र और अरुण। इसका सही आंसर है आपका शुक्र और अरुण। नेक्स्ट एक और देखिए, निम्नलिखित में से मंगल ग्रह के उपग्रहों का सही युग्म है गैनीमीड, कैलिस्टो, फोबोस, डीमोस, टाइटन, फोबे, ट्राइटन और चंद्रमा। तो निम्नलिखित में से मंगल ग्रह के उपग्रहों का सही क्रम बताइए आप कि इनका सही क्रम क्या है। गैनीमीड, कैलिस्टो, फोबोस, डीमोस। देखिए गैनीमीड और कैलिस्टो जो हैं वो किसके उपग्रह हैं, तो गैनीमीड और कैलिस्टो यह बृहस्पति के उपग्रह हैं ये। और इसी तरीके से ट्राइटन जो है, ट्राइटन ये अरुण का उपग्रह है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है। टाइटन और फोबे जो हैं यह शनि के उपग्रह हैं और फोबोस और डीमोस यह मंगल के उपग्रह हैं। और आपको पता होगा कि यह जो डीमोस है यह सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह। और यह जो गैनीमीड है आपको पता ही है ये सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा। तो इसका सही जो आंसर आ जाता है वो आपका कौन सा है, वो है फोबोस और डीमोस। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस ग्रह को तारा सदृश कहा जाता है। तारे के समान किसे कहा जाता है, बुध, शुक्र, बृहस्पति या शनि। निम्नलिखित में से किस ग्रह को तारा सदृश या तारे के समान कहा जाता है, तो वो आंसर बताइए आप, किस ग्रह को कहा जाता है। देखिए यह इस तरीके से दिखाई देता है तारे के समान। तो तारे के समान जो दिखाई देता है वो किस ग्रह को कहा जाता है, तो 21 का आप बी आंसर दे रहे हैं। देखिए यह तारे के समान जो दिखाई देता है यह है बृहस्पति। कौन सा ग्रह है, बृहस्पति। और बृहस्पति आपको पता है कि यह सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह। और इसे क्या कहा जाता है, मास्टर
मास्टर ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम। तो यह सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका आकार सबसे बड़ा है, इसलिए इस स्टार को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? तारे के समान जो कहा जाता है वो किसको? बृहस्पति को कहा जाता है। बुध जो है, बुध आपका सबसे छोटा ग्रह है, जबकि शुक्र जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, और शनि जो है ये सबसे अधिक उपग्रह रखने वाला है। और दूसरा है कि शनि के चारों ओर रिंग्स या वलय पाए जाते हैं, जिनको छल्ले भी कहा जाता है। नेक्स्ट एक और देखिए क्वेश्चन आप, निम्नलिखित में से अश्वमेध युग्म कौन सा है? लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, क्या सही है? चमकीला ग्रह बुध को कहा जाता है, क्या सही है? नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, क्या सही है? हरा ग्रह अरुण को कहा जाता है, क्या सही है? शीतल ग्रह वरुण को कहा जाता है, क्या सही है? तो देखिए यहां पर यदि बात की जाए, जैसे कि लाल ग्रह किसको कहा जाता है? मंगल को ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां आयरन ऑक्साइड की अधिकता, आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, इस कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। चमकीला ग्रह बुध को कहा जाता है, वो गलत है। यह चमकीला ग्रह किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि यहां पर CO2 की अधिकता, CO2 की अधिकता, अर्थात यहां पर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के बादल छाए रहते हैं, जिनकी वजह से यह चमकीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट जो है नीला ग्रह, तो बिल्कुल सही बात है कि यहां पर जलमंडल की अधिकता है, जलमंडल की अधिकता। और आपको पता है कि स्थल मंडल की तुलना में जलमंडल जो है वो यहां पर अधिक पाया जाता है, 71% या 2/3 जो है वो क्या है? जलमंडल। हरा ग्रह अरुण को कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहां पर मीथेन कोमा अमोनिया गैसों की अधिकता होती है, इसलिए इसे हरा ग्रह कहा जाता है। और शीतल ग्रह वरुण को कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सर्वाधिक सूर्य से जो दूरी है वो किसकी है? वरुण की है, इसलिए इसको शीतल ग्रह कहा जाता है। तो इससे संबंधित आपकी ये बातें थी। तो सही आंसर इसका कौन सा है? तो वो है आपका बी। नेक्स्ट एक और देखिए, निम्नलिखित में से उत्तरदायी कारण की पहचान करें कि पृथ्वी से सदैव चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। परिभ्रमण की अपेक्षा परिक्रमण काल की अधिक होना, परिभ्रमण की अपेक्षा परिक्रमण काल का कम होना, परिभ्रमण तथा परिक्रमण काल समान, परिभ्रमण तथा परिक्रमण काल असमान। इनमें से कौन सा सही आंसर हो सकता है? आप आंसर दीजिए। देखिए, आपको पता होगा कि चंद्रमा जो है वो हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है हमारे पृथ्वी की। तो अब हमें इसका एक ही भाग क्यों दिखाई देगा? परिभ्रमण आप जानते हो, परिभ्रमण क्या होता है? परिभ्रमण का मतलब है अपनी अक्ष पर घूमना, अपनी अक्ष पर घूर्णन या घूमना। और परिक्रमण क्या होता है? परिक्रमण, तो परिक्रमण जो होता है वो होता है चारों ओर घूमना, चारों ओर परिक्रमा करना, परिक्रमा या। तो जैसे आपको पता है कि पृथ्वी जो है अपनी अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य की परिक्रमा भी करती है, इसी प्रकार से चंद्रमा जो है वो अपने अक्ष पर भी घूमता है और वह पृथ्वी का चक्कर भी लगाता है, अर्थात वो परिभ्रमण भी करता है और परिक्रमण भी करता है। तो जब इसका परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों ही समान होंगे, यदि परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल दोनों समान होंगे, तभी वो हमें पृथ्वी से उसका एक भाग दिखाई देगा सदैव। तो इसका सही आंसर आ जाता है कि इसका परिभ्रमण मतलब अपने अक्ष पर जितनी देर में यह अपने अक्ष का घूमता है उतनी ही देर में यह पृथ्वी का परिक्रमण भी कर लेता है, अर्थात इसका परिभ्रमण और परिक्रमण काल दोनों समान है। नेक्स्ट एक और देखिए, और अगला है आपका धूमकेतु या पुच्छल तारों के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? धूमकेतु धूल बर्फ से निर्मित आकाशीय पिंड है। धूमकेतु अनियमित परवलयाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। धूमकेतु के 3 भाग नाभि कोमा पूंछ होती है और धूमकेतु की पूंछ
सदैव सूर्य की दिशा में होती है। तो ये इससे संबंधित बातें हैं। देखिए मैं आपको यहां पर थोड़ा सा ये दिखाता हूं। यह जो है हमारा धूमकेतु है, यह धूमकेतु है, और धूमकेतु का यह वाला जो भाग है, देखिए धूमकेतु का यह वाला जो भाग है इसे कहा जाता है नाभि, इसे नाभि कहा जाता है। और यह वाला जो भाग है इसे कहा जाता है कोमा, और यह जो कहलाती है धूमकेतु की, ये कहलाती है पूंछ। और ध्यान रखिएगा कि अब देखिए यहां पर जो स्थित होता है वो यहां पर देखिए यह सूर्य है, यह क्या है, यह सूर्य है, यह सूर्य है। और यह सूर्य का कौन सा भाग इसे दिखाई देता है, मतलब नाभि वाला जो हिस्सा है वो सूर्य की तरफ होता है और पूंछ वाला जो हिस्सा है वो विपरीत दिशा में होता है। तो यह आपके पुच्छल तारे हैं। किस तरीके से प्रश्न पूछा गया है, देखो धूमकेतु धूल बर्फ से निर्मित आकाशीय पिंड है, बिल्कुल सही बात है। धूमकेतु अनियमित परवलयाकार पथ पर, अनियमित परवलयाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ये कैसी परिक्रमा करते हैं, अनियमित। और नियमित जो परिक्रमा करते हैं वो क्या होते हैं, वो ग्रह होते हैं। सूर्य की नियमित रूप से परिक्रमा करने वाले हैं वो क्या, ग्रह, और अनियमित परिक्रमा करते हैं वो है आपका धूमकेतु। ये भी सही बात है। धूमकेतु के 3 भाग नाभि, कोमा और पूंछ होती हैं, ये भी सही बात है। धूमकेतु की पूंछ सदैव सूर्य की दिशा में होती है, यह गलत बात है, क्योंकि इसकी जो दिशा है वो कैसी, पूंछ जो है वो कैसी होती है, विपरीत दिशा में होती है। तो इसका सही आंसर जो है वो डी। ठीक है, एक और देख लीजिए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अक्षीय झुकाव किस ग्रह का है, पृथ्वी, अरुण, वरुण या शुक्र। जैसे कि यह देखिए, यह जो है ये है आपकी अक्ष, ये अक्ष है, और यह जो है वो क्या है, ये कक्षा है। तो आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है, यह पृथ्वी जो है यह भी झुकी हुई है, कितने, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पूर्व की ओर झुकी हुई है। यह जो झुकाव है इसका कितना है, 23.5 डिग्री सूर्य की ओर झुकी हुई है। यहां से यदि देखना चाहो आप तो ये इस तरीके से झुकी हुई है सूर्य की तरफ, कितनी, 23.5 डिग्री। लेकिन अरुण जो है वो अब कितना झुका हुआ है, अरुण जो है वो पूरा 90 डिग्री झुका हुआ है। कितना, 90 डिग्री। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे यह आपकी अक्ष है और यह कक्षा है। तो अरुण का जो झुकाव है वो किस तरीके से है, वो देखिए आप, यह जो है इस तरीके से झुका हुआ है, इस तरीके से झुका हुआ है। इसीलिए आपको पता है कि यह जो झुकाव है वो कितना है, वो 90 डिग्री, 90 डिग्री झुकाव पूर्व की ओर। इसीलिए आपको पता है कि इसे क्या कहा जाता है, अरुण को लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह भी इसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है आपका अरुण। तो इस तरीके से आज हमने सौरमंडल से संबंधित कुछ बातें की। देखिए ये इस तरीके से आपका अरुण किस प्रकार से है, तो यह इसकी ये लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका जो अक्षीय झुकाव है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री। नेक्स्ट, आपको पता है कि कल से हमारा एमपीपीएससी, यूपीएससी, एमपीएसआई, पुलिस, एसएससी, जीडी, पटवार, इन सभी के निःशुल्क बैच प्रारंभ हो रहे हैं। और जो भी लोग इसकी तैयारी करना चाहते हैं वो हमसे जोड़ सकते हैं। यूपी और विशेषकर यूपीएससी, एमपीपीएससी और एमपीएसआई, इनकी विशेष रूप से आपको तैयारी कराई जाएगी। और वो फाउंडेशन कोर्स होगा। कल से सुबह 8 बजे यह क्लासें प्रारंभ हो रही हैं, और प्रथम जो 50 विद्यार्थी हैं उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। ठीक है, तो चलिए, आज की क्लास यदि पसंद आई हो आपको तो लाइक शेयर जरूर करें, और आपके सभी लोगों के जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कल मुलाकात करते हैं आपके एक नए और टॉपिक या चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, शुक्रिया।